वायनाड लैंडस्लाइड चौथे दिन सेना ने 4 लोगों को जिंदा निकाला। फोन की लास्ट लोकेशन से लाशें ढूंढी जा रही। अब तक 318 मौतें, 206 लापता। केदारनाथ में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी। एयरफोर्स के MI-17 और चिनूक के लिए गई मदद। SDRF और NDRF ने 2200 लोगों को निकाला। 300 लोग अभी भी फंसे हैं। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। दोबारा से परीक्षा कराने की मांग खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पेपर लीक घटना हजारीबाग तक सीमित, बड़े पैमाने का पेपर लीक नहीं हुआ। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर किया पोस्ट। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने किया बड़ा दावा, लिखा मेरे खिलाफ ईडी की रेड की प्लानिंग। ईडी के सूत्रों से मुझे जानकारी मिली। दिल्ली सरकार के आशा किरण में 20 दिनों में 13 मंदबुद्धि बच्चों की मौत। फैक्ट फाइंडिंग टीम का गठन। आशा किरण होम में जुलाई महीने में हुई थी। रोहिणी इलाके में स्थित है आशा किरण होम मौतें। मदरसों में मुस्लिमों से ज्यादा हिंदू बच्चे। सरकारी पैसा हड़पने के लिए फर्जी नाम दर्ज किए गए। 100 बच्चों पर मिलते हैं 50,000 रुपए। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी दिल्ली के रोहिणी स्थित आशा किरण होम एक बार फिर से चर्चा में है। मामला है रहस्यमयी हालत में हुई मौतों का, जिसकी जानकारी बाहर आते ही प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। जी हां, चौंकाने वाली रिपोर्ट से ये पता चला है कि पिछले महीने जुलाई में ही यानी 20 दिनों के अंदर 13 रहस्यमयी हालातों में मौत हो गई और जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। इतनी मौतों से हर कोई हैरान है। आपको बता दें कि सूत्रों से पता चला है कि 20 जुलाई तक आशा किरण होम में 27 मेंटली रिटायर्ड बच्चों और लोगों की रहस्यमयी हालत में मौत हो चुकी है। सूत्रों ने कहा कि जुलाई महीने में 13 की डेथ के ग्राफ का पता चलने पर SDM की तरफ से रिपोर्ट तलब की गई है और ये पहली बार नहीं है कि दिल्ली सरकार द्वारा संचालित आशा किरण होम का नाम विवादों में आया है। इससे पहले भी रहस्यमयी हालत में मौतों के कारण चर्चा में रहा है और मौतों का मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। दरअसल आशा किरण में मानसिक रूप से कमजोर बच्चों की देखभाल की जाती है। मौजूदा समय में ये यहाँ पर क्षमता से अधिक बच्चे हैं। रोहिणी स्थित आशा किरण होम एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया। जी, आज आपको जान करके हैरानी होगी कि जुलाई महीने के अंदर पिछले 20 दिनों के अंदर यहाँ 13 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर प्रशासन के अंदर हड़कंप मच गया। जिसके बाद यहाँ पे SDM ADM जो इंक्वायरी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं इस समय, क्योंकि ये रिपोर्ट आने के बाद से अगर पूरे साल की हम बात करें तो जनवरी से लेकर अब तक यहाँ सिर्फ 27 बच्चों की यहाँ मौत हो चुकी है। ये आप पीछे मेरे पीछे भी एक एम्बुलेंस देखते हैं, इसमें बच्चों को यहाँ से मंदबुद्धि बच्चों को इस एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा है, जिनकी जाँच कराई जा रही है। लेकिन पानी के सैंपल भी चेक कराए गए जो दिल्ली जल बोर्ड को भेजा गया। फिलहाल सभी बच्चों का पोस्टमार्टम करा दिया, रिपोर्ट का इंतजार करे जा रहा है, जिसके बाद एक इंटरनल डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जा रही है, जिसके बाद रिपोर्ट जो है वो SDM को सौंपेंगे और आगे की जांच जारी रहेगी। फिलहाल SDM और जो पंजावला के ADM है वो अभी मौके पर है, अंदर है और जाँच कर रहे हैं, जिसके बाद जाँच आने के बाद ही आगे की जो जाँच है वो आगे बढ़ेगी और इसमें जिसकी कमी होगी सामने आएगी, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन सचिन के साथ मैं भारत भूषण, के न्यूज़ इंडिया। और अगली खबर है नालंदा जिले से, जहां पर बिहार थाना क्षेत्र इलाके के कागजी मोहल्ला रांची रोड में ताड़ का पेड़ 2 मोटरसाइकिल सवार युवक पर गिर पड़ा, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। दरअसल दोनों युवक अपने खराब लैपटॉप को बनवाने के लिए निकले थे। घटना की जानकारी होने पर नगर आयुक्त SDM अभिषेक पलासिया, बिहार थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन स्थानीय लोगों का उग्र प्रदर्शन देखकर गुस्से को देखकर नंगे पांव प्रशासन को ही लौटना पड़ गया है। दोनों मोटरसाइकिल से उधर से आ रहा था, अचानक में तार का पेड़ गिर गया। अच्छा, गिर जाने से दोनों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। कौन सा में इलाका है, कुछ चला पता है? हॉस्पिटल मोड़ के उत्तर साइड में है, तो जमीन के पास कागजी मोहल्ला कहलाता है। कहाँ के रहने वाले थे दोनों व्यक्ति मातपुर के हैं। कुछ करने जा रहे थे क्या? इन लोग कुछ काम से आ रहे थे, सामान लेने के लिए आ रहे थे। तो मैंने तार का पेड़ मैंने बहुत पुराना था, क्या लग रहा है? तार का पेड़ पुराना पूरा पेड़ से गिरा, जैसे आ रहा था इस तरीके से। क्या हुआ था, क्या हुआ था भैया? ये किसकी जिम्मेदारी है? इसका लापरवाही का जिम्मेदारी कौन लेगा? ना तो एम्बुलेंस ना तो प्रशासन। मंडला जिले में हो रही लगातार बारिश के चलते नर्मदा नदी सहित नाले भी उफान पर हैं। इससे जिला मुख्यालय का कई संपर्क
ग्रामीण क्षेत्रों से टूट गया है और जयजम नाले में पानी होने के कारण सिझौरा राजो मार्ग बंद हो गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि चाभी झंडा टोला मार्ग और नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से रामनगर पुल के ऊपर से अधिक पानी होने से मार्ग प्रतिबंधित कर दिया गया है। देखने को आया है आज, जैसे कल रात में मंडला जिले में काफ़ी बारिश हुई। इसके पहले ऊपर एरिया जो आपका डिंडोरी है, सहपुरा से लेकर करंजिया तक काफ़ी बारिश हुई, जिससे नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। और अपना स्थानीय जो मंडला में लोकल रफ्ता घाट है, वो वर्तमान स्थिति में आज आप देख ही रहे हैं लगभग 2 से 2.5 फीट ऊपर जा रहा है। इसके साथ साथ आपका रामनगर के पास जो पुल पड़ता है नर्मदा जी का, वो भी इस समय लगभग 1.5 से 2 फुट ऊँचा जानकारी मिली है कि ये सब बढ़ा हुआ है। साथ में चाबी के पास का पुल भी इतना हुआ बढ़ा हुआ था। यहाँ बमनी के पास एक पुल पड़ता है, उस पर भी इस समय पानी उफान पर है। इसकी व्यवस्था हम लोगों ने रेस्क्यू करने के लिए सभी जगह हमने अपनी टीमों को भी सुरक्षित रखा हुआ है। जैसे वर्तमान में आप देख रहे हैं, यहाँ पर रफ्ता घाट पे हमारी एक टीम DRC लगी हुई है। रफ्ता घाट के उस तरफ और इस तरफ दोनों साइड हम लोगों ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं ताकि आम जनता यहाँ तक ना पहुँच पाए, जिससे किसी प्रकार की घटना ना हो सके। साथ ही हम लोगों ने मंडला जिले के कुछ थाना एरिया हैं जिसमें हम लोगों ने अपनी रेस्क्यू टीम को रखा हुआ है। टिकरिया में है, नेवास में है, बमनी है, बिछिया है, घुगरी है और नैनपुर में। इसमें हम लोगों की DRC तैनात है, जिसमें सभी जवान लाइफ जैकेट, टार्च, रस्से सहित वहाँ पर तैनात हैं। कभी भी आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होती है तो तात्कालिक रूप से रेस्क्यू काम के लिए ये हमारी टीम वहाँ पर उपलब्ध रहती हैं। अगली खबर है रोहतक से, जहां PGIMS में नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल। नर्सिंग स्टाफ ने की 7200 अलाउंस की मांगों को लेकर नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल। नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल से मरीज परेशान नजर आए हैं। तो यह हम खबर आपको बता रहे थे, जहां पर मरीज परेशान और नर्सिंग स्टाफ ने की 7200 अलाउंस की मांग। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, रोहतक PGIMS में नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल। हमारी सरकार से 17 साल से कंटिन्यू डिमांड है कि हमें 7200 अलाउंस दिया जाए, जो कि सेंटर में 17 साल से कंटिन्यू चल रहा है। पहले 4600 था, उसके बाद उनका 7200 है, जो कि हम उससे सालों से ही पीछे हैं। हमारी सरकार से पहले भी डिमांड हमने दिसंबर में रखी थी, सरकार ने हमारी कोई भी डिमांड नहीं सुनी। उसके बाद हम सरकार से अपना हक मांग रहे हैं, ना कि हम कोई भीख मांग रहे हैं। हमारी सरकार से पिछले 2-3 साल से पेंडिंग डिमांडें हैं। नर्सिंग अलाउंस जो कि हमारा 1200 रुपये पर महीना है, सेंटर में वो आज 9000 रुपये हो चुका है। हमारी पिछले 7वें वेतन आयोग में सेंटर में 7200 रुपये था। हमारी वही डिमांड है जिसके लिए हम आज सामूहिक अवकाश पर हैं। कल ही हेल्थ मिनिस्टर ने हमें बुलाया था, हमारी मीटिंग हुई थी, लेकिन उन्होंने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया, जिसके चलते आज हमें ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है। नगर निगम कमिश्नर के द्वारा आदेश के बाद फरीदाबाद और वल्लभगढ़ में लगातार कोचिंग सेंटर पर सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। वल्लभगढ़ के अंबेडकर नगर चौक के पास 2 कोचिंग सेंटर को सील भी कर दिया गया है। अब तक वल्लभगढ़ में 7 कोचिंग सेंटरों को सील किया गया है। ये भी कोचिंग सेंटर बेसमेंट में चलाए जा रहे थे। नगर निगम की टीम ने इन दोनों कोचिंग सेंटर्स पर सीलिंग की कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक इन कोचिंग सेंटर संचालकों के पास कागजी कार्रवाई कम मिली, जिसकी जाँच करने के बाद इन्हें सील कर दिया गया है। ये जो बेसमेंट रूम है, इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं, चौकी पढ़ाई कराते हैं, जो कि बिल्कुल यहाँ पे इनकी परमिशन नहीं है।
इस वजह से इनको सील किया गया। ये क्यों कार्रवाई की जा रही है? क्या दिल्ली के राजेंद्र दिल्ली में नगर हादसा जो हुआ है, उसको देखते हुए कार्रवाई चल रही है। तो कितने इंस्टीट्यूटों को अब तक सील किया गया है जो बेसमेंट में अभी चले हम जा रहे 3 इंस्टीट्यूट कर चुके हैं। हैं? अच्छा, आगे भी चेक कर रहे हैं और भी मिलेंगे। लगातार फरीदाबाद के अंदर ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो बेसमेंट में चल रहे, बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ माना जाए। हाँ, फरीदाबाद में भी, NIT में भी, सब जगह कार्रवाई चल रही है। तो क्या लगता है ये जो सील किए जा रहे हैं, कितने दिनों तक सील किए जा रहे हैं? क्या ये सील टूट सील जाएगी या रहेंगे। permanent अगर ये रहेगी? चेंज नहीं, इसका चेंज करना पड़ेगा। अगर इंस्टीट्यूट नहीं चलाएंगे तो हो सकता है परमिशन मिल जाए इनको पेट्रोल के लिए। बिजली पानी की समस्या को लेकर फरीदाबाद की संजय कॉलोनी में रहने वाली महिलाओं ने सोहना रोड को जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर डाली है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि बार बार शिकायत करने के बाद भी नगर निगम अधिकारी सुनते नहीं हैं, मजबूरन उन्हें जाम लगाना पड़ा है। अगर नगर निगम अधिकारी सुनते नहीं हैं तो उनका ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहने वाला है। ये संजय कॉलोनी से आए हैं। क्या वजह है जो आपने सड़क जाम की है? 4 महीने से पानी नहीं आ रहा है हमारे यहाँ। 4 महीना हो गया, पहले 15 दिन में पानी दे रहे थे, अब 1 हफ्ते में आता है, वो भी प्रेशर नहीं है पानी का। विधायकों के पास गए, पार्षद के पास गए हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास में कुछ नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपने वोट देकर जिताया, विधायक को क्या बोल रहे हैं वो कुछ नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे पास में कुछ है ही नहीं। ट्यूबवेल के लिए पहले बोला था उन्होंने, लेकिन वो ट्यूबवेल भी नहीं लगा हमारे यहाँ। 2 महीना हो गया। हाँ, 4 महीने से पानी के लिए हम परेशान है। बताओ, 10,000 नौकरी में हम अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं कि हम पानी खरीद के पिए, कि हम काम करने के लिए भरे? रोड नहीं काम करेगा तो किस लिए करें? पार्षद है, विधायक है, वो क्या कहते हैं? वो फोन नहीं उठाते हैं। फोन नहीं उठाते? नहीं, अब फोन उठाते हैं तो हमारे बस की नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। पेरिस ओलंपिक 10 मीटर शूटिंग में कांस्य पदक जीतने के बाद आज सरबजोत अंबाला अपने पैतृक गांव धीन पहुंचे, जहां पूरे परिवार और गांव में मिलकर सरबजोत का धूमधाम से स्वागत किया गया। इस दौरान पहले सरबजोत ने घर के पास बने पीर बाबा पर माथा टेका और फिर उनके मां ने आरती कर घर से सरबजोत का स्वागत किया। इस दौरान ढोल बजाकर सब खुशी से झूमते दिखाई दिए। सरबजोत ने कहा कि वो बेहद खुश हैं कि उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। जो इस मैच में कमियां रहीं उन्हें अब दूर करने के लिए वो निरंतर प्रयास करेंगे। जो इनका सफर रहा है वो कैसा था और कहीं ना रेवाड़ी की सबसे महंगी और पॉश मार्केट कहलाया जाने वाली ब्रास मार्केट के हालात तो बिल्कुल खराब हो चुके हैं। हालात खराब होने की वजह से कोई और नहीं बल्कि रेवाड़ी जिला प्रशासन और नगर परिषद ही है, क्योंकि लंबे समय से पानी की निकासी की व्यवस्था न होना दुकानदारों के लिए सरदर्द बन चुका है और मार्केट में कूड़े का डंपिंग यार्ड बनाकर व्यापारियों का व्यापार करना भी मुश्किल कर दिया गया है। व्यापारियों का कहना है कि जहाँ एक और प्रशासन ने तालाब की व्यवस्था की हुई थी, तो वहीं दूसरी ओर कूड़े के पहाड़ों की व्यवस्था भी प्रशासन ब्रास मार्केट में कर रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन को इसकी सूचना नहीं है, बल्कि मार्केट कमेटी के प्रधान और मार्केट के व्यापारियों के द्वारा स्वयं इसकी सूचना प्रशासन को कई बार दी गई है। कानपुर शहर को सफाई श्रेणी में टॉप पर लाने और लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों से काम लेने के उद्देश्य से नगर आयुक्त सुधीर कुमार का ताबड़तोड़ निरीक्षण चालू हो गया है। तड़के सुबह नगर आयुक्त प्रमुख क्षेत्रों की गलियों और चौराहों का दौरा करने निकले। क्षेत्र में गंदगी का अंबार देख और स्वास्थ्य अधिकारियों के फोन स्विच ऑफ होने पर नगर आयुक्त का पारा चढ़ गया, जिसके बाद नदारद कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन रोकने के साथ स्पष्टीकरण मांगा गया है। नगर निगम परिषद में दलालों को रोकने के लिए नगर आयुक्त ने परिसर का औचक निरीक्षण भी किया है।
अगली खबर कानपुर से है। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने आज पुलिस उपायुक्त के नाम संबंधित ज्ञापन एसीपी स्वरूप नगर को सौंपकर दिव्यांग जन अधिनियम 2016 सभी थानों में लागू करने, थानों में रैंप बनवाने व दिव्यांग उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की है। और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने कहा कि अधिकारियों को दिव्यांगजन अधिनियम की जानकारी नहीं है, जिसके चलते दिव्यांगजन अधिनियम के तहत रिपोर्ट आसानी से दर्ज नहीं हो पाती है। अभी राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के माननीय अध्यक्ष द्वारा डीसीपी सेंट्रल महोदय को संबोधित एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में इनकी जो भी मांगे हैं उन पर उचित कार्रवाई कराई जाएगी और उस पर न्यायसंगत निर्णय लिया जाएगा। हमारा बराबर आंदोलन चल रहा है दिव्यांग जन अधिनियम 2016 का अनुपालन कराने के लिए। हम लोगों ने पुलिस कमिश्नर महोदय को ज्ञापन दिया, कार्रवाई नहीं हुई, तो अब हम लोगों ने जो क्षेत्रीय स्तर पे डीसीपी महोदय हैं, हम अब उनको ज्ञापन देना हमने शुरू किया है। अभी दक्षिण में दिया था, अब सेंटर पुलिस उपायुक्त महोदय को आज दिया है। तो हमारी मांग है कि दिव्यांग जन अधिनियम 2016 सभी थानों में लागू किया जाए। अयोध्या में नाबालिग लड़के से रेप के मामले में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट पर धरना प्रदर्शन कर सांसद अवधेश प्रसाद का पुतला फूंका। सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। कई दर्जन एबीवीपी के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट गेट पर धरने पर बैठकर रेप पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाने और मामले की फास्ट ट्रैक में पूरी केस की सुनवाई और दोषियों को फांसी देने की मांग को लेकर अधिकारी को ज्ञापन सौंपे जाने की बात सामने आई है। बांदा जनपद में एक और जहां बिजली विभाग की ओर से लापरवाही से आम जनता परेशान है, तो वहीं रोड पर उतरकर आंदोलन भी हो रहा है। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने भी अपने ही अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जनपद के तमाम पावर स्टेशनों पर तैनात कर्मचारियों ने एसडीओ और तरह से परेशान होकर चीफ कार्यालय में अधिकारियों से गुहार भी लगा डाली है। चीफ ऑफिस आए, क्या है पूरा मामला? सर ये है कि मेरा पिछले महीने रवली फीडर से बदौलता पावर हाउस से ट्रांसफर किया गया 41 फीडर में। फिर इसके बाद मेरा दूसरे महीने में जस्ट मेरा बेसंडर ट्रांसफर हो रहा है। तो क्या समस्या आ रही है उसमें? उसमें अब एसडीओ की पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि मेरा बार बार ट्रांसफर हर महीने किया जा रहा है। कौन है एसडीओ? भीमलेश कुमार, बिजली लाइन में काम करते हैं फतेहगंज में। आज यहाँ चीफ से मिलने आए, क्या है मामला? सर हमारा ये है कि हमें फतेहगंज के आगे जरकड़ा गाँव है सुंदरपुरवा, वहाँ से सर हमें बेसंडा ट्रांसफ़र किया गया। यहाँ सर करीबन 200 किलोमीटर हमारा दूरी पड़ेगा और 8000 की नौकरी में सर क्या करें, तो बीवी बच्चे हैं, सब कुछ है देखना सिस्टम सब हम लोग को मिलते भी करते हैं। हम ही लोग बात किया जा रहा है, जो लोग उनके कहने पर नहीं चल रहा है। 24 तारीख को जो है बिजली संविदा कर्मचारी नियुक्त किया गया हूँ सर एसडीओ महोदय द्वारा। मेरा 7वें महीने में 30/7/2024 को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सर मेरे घर से जहाँ मेरा ट्रांसफ़र होता है वो 80 किलोमीटर करना। सर मैं एसएसओ सहायक हूँ, जिसमें मुझे 33 केवी लाइन पर रखा जा रहा है। मुझे बार बार प्रताड़ित किया। सर मेरी मिसेज जो है प्रेग्नेंट है, इसी महीने में उसको बच्चा होना। सर मेरे घर में मेरे माँ बाप जो है वृद्ध है, वो कुछ कर नहीं पाते। सर तो बताइए सर, मेरे लिए तो बहुत घातक समस्या है। प्रदेश पर लगातार तीसरे दिन शुक्रवार को मेरठ और बागपत में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई है। गुरुवार को मेरठ से जहां डीएम और एसएसपी ने हेलीकॉप्टर से शिव भक्तों पर फूल बरसाए थे, तो वहीं शुक्रवार को सावन शिवरात्रि के पावन मौके पर मेरठ मंडल की मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे और आईजी नचिकेता झा ने मेरठ में बाबा औकड़नाथ मंदिर और बागपत में पूर्व महादेव मंदिर में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की है।
जनपद इटावा और बड़ेपुरा क्षेत्र और चकरनगर तहसील क्षेत्र के मिलकर 60 गांव बाढ़ से प्रतिवर्ष प्रभावित होते हैं। इस बार जिला प्रशासन ने पहले से ही तैयारी कर ली है। चंबल नदी का प्रति घंटे 15 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ने से जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है, क्योंकि चंबल नदी में कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने से जलस्तर बढ़ने पर बाढ़ चौकियों को निर्देशित कर दिया गया है और जिला प्रशासन अपनी टीम के साथ एक्टिव मोड पर आ गया है। ये जनपद में जो दो तौर पर चकरनगर और इटावा तहसील और कुछ पार्शली भरतना तहसील के कुछ गांव, लगभग 60 गांव जो पूर्व में भी बाढ़ से जो प्रभावित होते हैं, उन ग्रामों की सभी जगह पर चकरनगर तहसील और इटावा तहसील पर हमने 13 बाढ़ चौकियाँ स्थापित की हुई हैं और हम कोटा बैराज और हथनी कुंड से समन्वय लगातार स्थापित करते हैं हमारे द्वारा कंट्रोल रूम के माध्यम से। जैसा कि हम सुबह अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले या कोई भी आपात स्थिति या उनके द्वारा कोई पानी का डिस्चार्ज होगा तो वह कंट्रोल रूम को सूचना प्राप्त होगी। जैसे ही वह सूचना प्राप्त होगी तो आप हमारे लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं बाढ़ कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका नंबर जनमानस तक हमने पहुंचाया हुआ है और ये नंबर पूर्व में भी 250077 और हमारा टोल फ्री नंबर 1077 भी एक्टिव है। इसके माध्यम से यदि हमें किसी भी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त होती है तो हम तत्काल उस पर अपने जो भी संबंधित अधिकारी हैं, संबंधित विभाग हैं, उनको सूचना तुरंत। टाइम जो वाटर लेवल है वो डाउन हो रहा है, तो हाई गया था इस टाइम जो 113.93 मीटर, लेकिन आज सुबह 8 बजे से वाटर लेवल डाउन हो रहा है। यहाँ का जो डेंजर लेवल है वो 120 मीटर है, जिससे कि जो वाटर लेवल गया वो 7 मीटर अभी नीचे था, अभी डेंजर लेवल तक पहुँच नहीं पाया था। जो वार्निंग लेवल है वो 119.80 मीटर है और डेंजर लेवल 120 मीटर है। अभी तो ये पानी आया था जो 15 सेंटीमीटर प्रति आवर के हिसाब से बढ़ा था, मैक्सिमम 15 था। का जल स्तर बढ़ने से बड़पुरा विकास खंड के लगभग 4 गांव तो बहुत प्रभावित होते हैं और खेती तो हज़ारों एकड़ खेती जो है वो बर्बाद हो जाती है। अगर उसमें फसल हो जाती है तो फसल नष्ट हो जाती है। बड़पुरा विकास खंड के बसवारा और मड़ैया पछाएँ गांव, इनमें जो है हर वर्ष जल भराव हो जाता है और इतना जल भराव हो जाता है कि उनका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और नाव कौआ की व्यवस्था कराना पड़ती है। प्रशासन इसमें जो है अपनी सही भूमिका का निर्वहन करता है, स्वास्थ्य की व्यवस्था करा देता है, पशुओं के भी जो है बाहर निकालने की व्यवस्था हो जाती है। अगली खबर है जालौन से, जहां पर 3 दिनों में नदियों में डूबने की 5वीं घटना सामने आई है। कालवी कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति जंगल में जानवर चराने गए थे, घर वापस लौटते वक्त नदी में बह गया। इस घटना की जानकारी परिजनों ने पुलिस को दी है। मौके पर एसडीएम और एसडीआरएफ की टीम पहुंचकर शव को तलाशने में जुट गई है। बलरामपुर जिले के गौरा चौराहे के चौखड़ा गांव में झोला छाप के यहां पर इलाज कराना जच्चा बच्चा को भारी पड़ गया। बता दें कि मनोज यादव की 32 वर्षीय
पत्नी कुसुम को बुधवार की रात प्रसव पीड़ा होने पर यादव मेडिकल हॉल ले जाया गया, जहां पर अवैध रूप से अस्पताल चल रहे मेडिकल कॉलेज में कुसुम को भर्ती किया गया और बभनान के गोंडा में एक चिकित्सक को बुलाकर ऑपरेशन से प्रसव कराया गया। इसके बाद जच्चा बच्चा की हालत बिगड़ गई। आनन फानन में परिजनों ने दोनों के स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र नंदनगर ले गए, जहां पर हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। प्रयागराज में प्रकृति को शुद्ध एवं समृद्ध बनाने के लिए वन क्षेत्राधिकारी मेजर अजय सिंह ने के न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार वृक्षारोपण का लक्ष्य 5 लाख के पार है। सरकार की मंशा के अनुरूप वृक्षारोपण का कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है, जिससे प्रकृति को हरा भरा और सुगम बनाया जा सके। हमारे साथ इस समय वन रेंज अधिकारी मेजर उपस्थित है अजय सिंह जी। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज जुलाई महीना चल रहा है, क्या लक्ष्य है पौधारोपण का। तो हम बात करते हैं जी, बताइए आप कि मेजा में क्या लक्ष्य है पौधारोपण का। देखिए, पहले तो मेरा परिचय दे दूँ, मैं अजय सिंह फॉरेस्ट रेंजर मेजा प्रयागराज से। और हमारे क्षेत्र में टोटल हमारा जो विभागीय लक्ष्य है वो 592 का है, 5,92,000 का। उसमें सोइंग से भी पौधे हैं और अदर अन्य विभाग को हमने जो सप्लाई किया है लगभग 5 लाख का। हमारे यहाँ 3 ब्लॉक हैं, मेजा, मंडा, गोवा ब्लॉक। ये तीनों विभाग में जितने भी डिपार्टमेंट अन्य विभाग को टोटल हम देने का टारगेट हमने दिया हुआ है। ये हमारे यहाँ 20 तारीख का गवर्नमेंट से हमको डेट मिली हुई थी 20 जुलाई। 20 जुलाई का हमको जो 3650 का जो टारगेट है यूपी स्टेट का, उसके दौरान ये सब 20 तारीख को हमारा रोपण कार्य समाप्त हो। तो देखिए कितना अच्छा पुनीत काम हो रहा है। पर्यावरण को बनाए रखने के लिए 5 लाख वृक्षों का जो लक्ष्य है और डिपार्टमेंट को कुछ और वृक्ष बांटे गए हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है वन विभाग का मेजा का। के न्यूज इंडिया से विनय मिश्रा, प्रयागराज। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम इस बीच हमीरपुर से बताते हैं। बड़ी जानकारी जहां पर सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। हमीरपुर से खबर आपको बता दें, नगर पालिका के विरोध में प्रदर्शन किए जाने की बात सामने आई है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक दिन वेतन काटे जाने को लेकर आक्रोश। नगर पालिका गेट में सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और ईओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने की बात सामने आई है। जिला मुख्यालय की नगर पालिका का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हमीरपुर में सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अगली खबर आपको हमीरपुर से बताते हैं। इस बीच हमीरपुर से एक अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर संसद में अनुराग ठाकुर की टिप्पणी पर रोष। हमीरपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, राहुल गांधी पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेसियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और कांग्रेसियों ने प्रदर्शन करते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर को बर्खास्त करने की मांग किए जाने की बात सामने आई है।
भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर को बर्खास्त करने की मांग। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सड़कों पर नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन भी किया है। हमीरपुर से खबर, बिजली न मिलने के चलते बुनियादी शिक्षा की बदहाली का एक उदाहरण अमरोहा के गांव लोहारी खादर में देखने को मिला है, जहां पर बारिश का पानी संविलियन विद्यालय के परिसर में घुस गया और इससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो गई। इसके बाद शिक्षकों ने बच्चों को रास्ते पर बिठाकर ही क्लास लेनी शुरू कर दी और ये देखकर ग्रामीण जमा हो गए। प्रदर्शन शुरू हो गया और सूचना पर पहुंची ग्राम पंचायत की टीम ने स्कूल परिसर से पानी को बाहर निकलवाया है, तब जाकर समस्या का समाधान हो सका है। बिजनौर के रेहड़ इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भारतीय सेना में भर्ती होने का सपना देख रही बीएससी की छात्रा ने कद छोटा होने की वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना क्षेत्र रेहड़ गांव हरिकिशनपुरा से दोपहर में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़की के द्वारा अपने कमरे में छत के कुंडे के सहारे हैंगिंग कर ली गई है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर बॉडी को नीचे उतरवाया। बॉडी पर प्रथम दृष्टया किसी प्रकार के जाहिरा चोट के निशान नहीं हैं। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जा रही है। परिजनों द्वारा बताया गया कि लड़की की हाइट कम थी। हाइट कम होने की वजह से वह तनावग्रस्त में रहती थी। इसी तनावग्रस्ता से उसने हैंगिंग की है। संभल में सरकार की एंटी करप्शन ने भ्रष्टाचार पर प्रहार किया है। एंटी करप्शन टीम ने एक एडीओ पंचायत और प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटर को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। पूरा मामला बैजोई ब्लॉक कैंपस के एडीओ के ऑफिस का है, जहां एडीओ पंचायत गुरुदयाल सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी सुग्रीव सिंह से रिश्वत वसूल रहे थे। पिछले महीने का वेतन वापस करने को वसूली का खेल चल रहा था। मुरादाबाद से आई एंटी करप्शन की टीम ने छापा मारकर 10,000 रुपये रिश्वत लेती एडीओ पंचायत और कंप्यूटर ऑपरेटर को पकड़ लिया है। मेरे द्वारा एंटी करप्शन विभाग को मुरादाबाद
को शिकायत की गई थी 29 जुलाई 2024 में, जिसमें मेरे द्वारा सहायक विकास अधिकारी पंचायत श्री गुरदाल सिंह द्वारा वेतन निकालने के संबंध में मुझसे 10,000 रुपये की मांग की गई थी। ठीक है। तो मेरी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन विभाग ने आज 1 अगस्त 2024 में सुबह के समय तत्काल जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको रंगे हाथों दबोच लिया, जिसमें 10,000 रुपये पैसे एंटी करप्शन ब्यूरो टीम द्वारा पकड़ा गया है। आकाश कुमार कंप्यूटर ऑपरेटर और एडीयू पंचायत श्री गुरदयाल सिंह। तो मैंने एडीयू पंचायत गुरदयाल सिंह दिए। हाँ, और इनके हाथ जो रंगे हाथ पकड़ा गया एंटी करप्शन। तुम्हें क्या परेशानी थी, तुमने क्यों दिए? मेरे द्वारा ये शिकायत की गई थी, इनके द्वारा मेरा वेतन निकालने नहीं दिया था मई का और जून का, जिसमें इन्होंने बोला था 5,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आपको 10,000 रुपये देने हैं। सीएमएस में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक समन्वय सम्मेलन का आगाज हो चुका है, जो आज से शुरू होकर 4 अगस्त तक चलेगा। और इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इजिप्ट, अमेरिका, लेबनान और भारत के विभिन्न प्रांतों से विद्वान, विचारक, दार्शनिक, धर्मावलंबी व न्यायविद राजधानी लखनऊ पहुंचे और देश विदेश से पधारे इन प्रख्यात हस्तियों ने यहां सीएमएस कानपुर रोड ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से मुलाकात कर इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्देश्यों पर विस्तृत चर्चा की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश से पधारे विद्वानों का हार्दिक स्वागत करते हुए सीएमएस प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी किंगटन ने कहा कि सीएमएस अपनी स्थापना के समय से ही संपूर्ण समाज में सर्वधर्म समभाव का अलख जगा रहा है। सभी धर्मों का पूरा सम्मान सीएमएस की विचारधारा में शामिल है। सीएमएस का मानना है कि धार्मिक एकता से ही हृदयों की एकता स्थापित होती है और समाज में समरसता का वातावरण बनेगा। प्रोफेसर किंगटन ने विश्वास व्यक्त किया कि ये सम्मेलन संपूर्ण विश्व समाज में एकता, शांति व सौहार्द का वातावरण स्थापित करने में सहायक होगा। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए देश विदेश से पधारे विद्वानों व विचारकों ने एक स्वर में कहा कि धर्म विवाद का नहीं वरन संवाद का विषय है और इस सत्य से बच्चों को अवगत कराना आज समय की मांग है। ये सम्मेलन विश्व के विभिन्न धर्मों के बीच संवाद कायम कर समाज में प्रेम और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने का सशक्त माध्यम है। मैं जानता हूँ, नजदीक से नहीं परंतु एक शिक्षक होने के नाते, एक भूतपूर्व आपकी ही तरह शिक्षा का, और वो भी तिब्बत से आए हुए निष्कासन होते हुए बच्चों की संस्था का प्रधानाचार्य हुआ। और आज कार्यक्रम को सुनते ही मेरे लिए बहुत ही अपने आप को एक आनंद और सौभाग्य महसूस करता हूँ, विशेषकर आपके संस्था इस संस्था पर और बहुत ही शिक्षक तक नहीं परंतु अन्य विचारों से भी भारत के लिए नहीं परंतु विश्व में योगदान दिया है। जगदीश गांधी जी का, परम कृष्ण राय रमन जी का भी नजदीक से काफी कार्यक्रम में यहाँ आपके संस्था में पधारना हुआ है। ईश्वर का अंश है और इसी को हम लोग अपने इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस की वजह से चाहते हैं कि ये बच्चों में पढ़े और बच्चे इंसानियत को प्रमोट करें, बच्चे एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे के रिलीजियस प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट करें। टॉलरेट नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है। हमारा भारतीय कल्चर है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का और हमारे प्रबंधन की फिलॉसफी है वासुदेव कुटुंबकम। इसका मतलब है कि पूरा विश्व एक परिवार है, इसमें रहने वाला हर इंसान एक परिवार का सदस्य है। इसी वजह से हमारे स्कूल में ऑल रिलीजन प्रेयर का आयोजन किया जाता है, जिससे कि बच्चों को दूसरे धर्मों के बारे में जानकारी मिले और वो दूसरे धर्मों की प्रैक्टिसेस को भी रिस्पेक्ट करें। इसी से हम अपने बच्चों में यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं
और देश विदेश में जो आजकल वॉर चल रहा है, इतना ज़्यादा डिसरप्शन है, जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व को नुकसान हो रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो नहीं रहा है, बच्चों की प्रोग्रेस, बच्चों के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने सारे मज़ाहिब के, धर्मों के लोग यहाँ पर जमा हैं और ये CMS स्कूल वर्षों से इस बात की कोशिश कर रहा है कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में विश्व शांति स्थापित हो। इसके लिए सभी धर्म के लोगों को बुलाकर और यहाँ पर वार्तालाप करना और चर्चा करना अलग अलग विषयों पर, जिससे देश में और विदेश में शांति स्थापित हो सके, अपने आप में ये बहुत बड़ा कार्य है। मैं इसके लिए स्कूल मैनेजमेंट को और जो इस प्रोग्राम को आयोजन कर रहे हैं सबको मैं दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ। बुनियादी बात यह है कि दुनिया में जितने भी धर्मों के मानने वाले हैं, वेद इस सिलसिले में बड़ा स्पष्ट रूप से कहता है कि जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्मानम पृथ्वी यथौकसम सहस्रम धारा दर्वेनस्य मेधुहाम ध्रुवेव धेनुरनपस्फुरन्ति। और इसी इंटरफेथ डायलॉग को करने में मुख्य भूमिका निभाने वाले सब लोग आज आपके सम्मुख हैं। मैं सबसे पहले आदरणीय गांधी जी को याद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस ब्रिज को रोपण किया और अपनी क्षमता से इसको विश्वव्यापी स्वरूप दिया। पिछले वर्ष भी मुझे यहाँ आने का मौका मिला था और ऐसा सुंदर कार्यक्रम जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। देश विदेश में हम यही काम करते हैं, जाते हैं, आते हैं, मगर आपके प्रोग्राम की एक विशेषता हमने देखी कि आपने ऐसी जगह में ऐसे टाइम पर इसको आयोजित किया, पिछली बार भी और इस बार भी, जब स्कूलों में एक चेतना जागृत हुई है कि हम बच्चों से ही इंटरफेथ प्रारंभ कर सकते हैं। ये मैसेज जो है, क्योंकि दुनिया में बच्चा ही बड़ा होकर भाग्य विधाता होता है, वही दुनिया को, राष्ट्र को, नीतियों को बनाता है। और बच्चों के स्कूल से, और इस स्कूल का तो इतिहास है कि दुनिया के अंदर किसी एक शहर में इतने स्कूल होने का इनको गौरव प्राप्त है। विदेश से भी आए हैं, देश से भी आए हैं। मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता, मेरे साथ जितने दोस्त आए हैं। ये सिटी काउंसिल स्कूल द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म सम्मेलन है और ये 2 दिवसीय है। इसमें हमारे देश के कई हिस्सों से अलग अलग धर्मों के धर्मगुरु आए हैं और यहाँ पर विषय है चर्चा का कि समाज में सर्वधर्म समानत्व की बात हो और सर्वधर्म एक दूसरे के धर्म के बारे में जो है वो हम सम्मान करें एक दूसरे धर्म का। और हमारी जो देश की जो बहुत ही प्राचीन सभ्यता और संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम का विचार है, उसको सभी धर्मों में उसके बारे में उल्लेख है। तो उससे प्रेरणा ले करके हम समाज को कैसे बेहतर बना सकते हैं और कैसे एक समाज को सुंदर बना सकते हैं, शांति वाला, जिसमें कि विकास की ओर सभी जने अग्रसर हो पाएँ। कितने दर्शकों लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं और कब से कब तक ये चलेगा? ये आज और कल 2 और 3 अगस्त को का है और 4 अगस्त को भी है और उस दिन बच्चों की प्रतियोगिताएं हैं और ये 3 दिन का समारोह है। और इसमें हाँ, आज इसका जो है दानिश आज़ाद अंसारी साहब जो हमारे माइनॉरिटीज़ के मिनिस्टर हैं इस उत्तर प्रदेश के, वो आज 4 बजे यहाँ पर होंगे उपस्थित और एज चीफ गेस्ट, तो वो भी होंगे। उसके अलावा हमारे अशरफाबाद कैंपस, सिटी काउंसिल स्कूल अशरफाबाद कैंपस के बच्चे यहाँ पर आएंगे और वो यहाँ पर उनके सब पेरेंट्स आएंगे, तो ये पूरा हॉल भरा होगा। करीब यहाँ पर समझ लीजिए कि 1500 से लेकर 2000 तक लोग होंगे। जी, पूरे कार्यक्रम में कहाँ से लोग आएंगे यहाँ पे? यहाँ पर आए हैं, एक तो विदेश से कुछ लोग आए हैं, अमेरिका से एक आए हैं, एक साहब इजिप्ट से आए हैं,
एक लेडी लेबनान से आई हैं। उसके अलावा भारत में जो है वो चंडीगढ़ से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, अजमेर से आए हैं, कई जगहों से आए हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मुरादाबाद जनपद के कुंदरकी नगर में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने मस्जिद के इमाम और कमेटी के लोगों पर उसके पिता की मौत के बाद जनाजे की नमाज न पढ़ने का आरोप लगाया है। युवक का आरोप है कि उसके पिता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। मस्जिद के लोगों ने भाजपा कार्यकर्ता होने की वजह से उनके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी और इस मामले को राजनीति से जोड़कर तूल दिया जा रहा है। जिलाधिकारी अनुज सिंह का कहना है एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। इस पूरे मामले में टीम गठित कर दी गई है। पापा का अटैक आने से मौत हो गई। जनाजे की नमाज लेके गए तो इमाम साहब ने और इन 4 लोगों ने मना कर दिया। बोले आप ये तो पापा तो बीजेपी को वोट देवे हमेशा, तो एक तरह हिंदू मान के चलो तो इनकी नमाज कैसे हो जाएगी। इन्होंने नमाज नहीं पढ़ी और कल 10वीं तक की नमाज नहीं होती इन्होंने। घर में परिवार में निकलो, मुझे भी जाने खतरा अपने, इन जो सब बदमाश किस्म के लोग हैं सभी। मामला ये था, बोले बीजेपी वोट देते तेरे पापा तो मेरे इल्म में तो कोई बात ऐसी थी भी नहीं जिन्होंने बेवजह मुद्दा बनाया। हकीकत हाल ये थी कि जनाजे की नमाज उसी मस्जिद में हुई जहां मैं नमाज़ पढ़ाता हूँ। उसके जो कैमरे हैं उसमें सब रिकॉर्ड भी है कैमरों में, और करीबी कब्रिस्तान में दफन भी हुए। अब उन्हीं के घर के व्यक्ति ने नमाज भी पढ़ाई जनाजे की, तो ये तो बेवजह एक जो है किसी पर उसे नीचा दिखाने या उसे फंसाने के लिए ये आरोप लगाने। ये शिकायत मेरे पास अभी प्राप्त हुई है। इस शिकायत में ये है कि एक व्यक्ति है, उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनके पिता की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी और हार्ट अटैक से मृत्यु के बाद जब उनकी जो जनाजे की जो नमाज़ होती है वो पढ़वाने के लिए जब उन्होंने इमाम साहब से आग्रह किया तो कुछ कथित आरोप उन्होंने उसमें लगाए हैं कि उसको नहीं पढ़ा गया। इस पूरे तथ्य की वेरिफिकेशन कराने के लिए हम लोगों ने SDM और एडिशनल SP साहब और SP साहब सभी को ये बताया गया है। इसको हम लोग तत्काल ही वेरीफाई करा रहे हैं और अगर जिस प्रकार से भी ये सत्यता अगर इसकी पाई जाएगी तो संबंधित कार्रवाई इसको करेंगे। और अगली खबर आपको हम हल्द्वानी से बताते हैं, जहां पर सीएम के दौरे से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है। कुमाऊं में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेंगे, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे, तो यह अहम खबर आपको हम बता दें। हल्द्वानी के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। कुमाऊं में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेंगे, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और अगली खबर आपको अयोध्या से बताते हैं, जहां पर राज्यसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने के बाद चर्चा में आए सपा विधायक अभय सिंह आज जिला महिला अस्पताल में रेप पीड़ित बालिका से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने सपा के पीटीए पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि क्या यही पीटीए है, क्या निषाद समुदाय पीटीए में नहीं आता है? आज पीटीए का कोई भी व्यक्ति इस बालिका के साथ नहीं है। भट्ट सिंह ने कहा कि 12 वर्ष की बालिका के साथ दरिंदगी की गई और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने भी सदन में ये बात कही है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।